संसाधन और खनिज के रूप में हम लोग व्याख्या प्रदान करेंगे। यूपीएससी के ज्योग्राफी की कक्षा में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल और विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल की कड़ी में हम लोग अभी भारत के सामान्य भूगोल की कक्षा में हैं और भारत के सामान्य भूगोल की कक्षा में हम लोग 4-5-6 अध्याय को देख चुके। अति महत्वपूर्ण अध्याय था। पूरे भूगोल को आप यदि देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन ट्रेंड के अनुसार, ओवरऑल सिलेबस, हम तो पूरा सिलेबस देखते हैं भाई, तो 3 भाग हैं। एक है भारत का भूगोल, इसका अध्ययन अभी वर्तमान में कर रहे हैं और जहां से लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 20 क्वेश्चन रहा, 20 में 14-15 क्वेश्चन का संबंध है। और इसके बाद है विश्व का भूगोल, जो 2-3 प्रश्न जो काफी सामयिक होते हैं। काला सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर के वार हो रहा है, इजराइल हमास वार हुआ, कौन कौन सागर के किनारे किस किस द्वीप के आसपास सब बसा है, किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, किस एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, जैसे यूक्रेन को रोटी का बास्केट कहा जाता है, ठीक है कि नहीं, तो उस जानने और समझने की जरूरत है। अभी इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे यहाँ 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में आए, तो आर्केपेलिगो है आपका कौन, इंडोनेशिया, और लगभग 13,000 से अधिक द्वीप है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप में सुमात्रा है, जावा है। इन सबको ध्यान में करके रखना है। ये इस सब की जानकारी यहीं पर आपको मिलेगी। और तब होता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, विश्व के भूगोल में हम लोग 7 महाद्वीप का अध्ययन करते हैं। बार कहते हैं मेरे आने से पहले आ जाइए, बहुत खराब लगता है ये सब चीज। ऐसे ख्याल रखिए, 7 महाद्वीप है, हालांकि अब 8वां महाद्वीप भी हो गया। इस विषय में अभी और जानकारी गैदर करनी है। जीलैंडिया 8वां महाद्वीप के रूप में सामने आया है। 7 महाद्वीपों में हम लोग एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका का अध्ययन करते हैं। और 8वां नवीनतम कौन है, जीलैंडिया। इसके विषय में अभी बहुत सारे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज्ञात करने की जरूरत है, हमारे स्तर पे नहीं, बल्कि जो हमारे ज्योग्राफिस्ट हैं वो जैसे जैसे हमारे पास जानकारी उपलब्ध कराएंगे उस तरह से मैं भी आपके समक्ष। इसी कड़ी में भौतिक भूगोल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 स्थल मंडल, सौर मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। हालांकि परीक्षा के दृष्टि से आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वायुमंडल है और स्थल मंडल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सौर मंडल और जल मंडल का अध्ययन नहीं करेंगे। बिल्कुल संपूर्णता से हर विषय का, हर पार्ट का अध्ययन होगा। और इसी कड़ी में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें भारत की भौगोलिक परिचय पढ़े, भारत की भौतिक विभाजन पढ़े, भारत की नदियां पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट में भारत की मिट्टी पढ़े, भारत की वन संसाधन पढ़े, भारत की मानसून और जलवायु और जल संसाधन के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत की कृषि को पिछले संपूर्णता से सब। इसके इसी क्रम में हम लोग आज भारत की खनिज और पहले संसाधन के दृष्टि से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, संसाधन क्या है। उसके बाद रोजा खोलेंगे, 15 मिनट का ब्रेक देंगे। रोजा खोलने के बाद, नहीं मत करो, तो रोजा खोलने के बाद हम लोग फिर उसके जो खनिज से जुड़े हुए भाग हैं, और इस चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं तो न केवल भारत के दृष्टि से पढ़ते हैं बल्कि बिहार के दृष्टि से ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिहार एक खनिज को लेकर काफी चर्चा में रहा और विगत 4 बार बीपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका, और वह है जमुई किस खनिज के लिए जाना गया। तो सोना का सबसे बड़ा भंडारण का पता चला। हर साल, केवल बीपीएससी के सिविल सेवा में नहीं, कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जिसमें सोना जमुई नहीं पूछा, ठीक है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि ये तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हालांकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ खनिजों का अभाव है, लेकिन फिर भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे पैराइट,
जैसे चूना पत्थर इत्यादि की हम परिचर्चा आपके समक्ष करना चाहेंगे, और अभ्रक और अन्य जो खनिज है उसको तलाशेंगे, उसको खोजने का भी प्रयास करेंगे। सोना के उत्पादन को भी मुंगेर के करमटिया गांव में तलाशने का मैं प्रयास करूंगा। हालांकि जितना करमटिया गांव में मिलता है उतना पूरा गांव में 5-10 आदमी को मिला दीजिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन खैर हमें जो खनिज मंत्रालय के द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसी आलोक में, खनन मंत्रालय के द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसी आलोक में उसकी व्याख्या की जाएगी। अब हमारा जो आज का चैप्टर है यह है संसाधन। संसाधन और खनिज, और इस खनिज को पढ़ेंगे हम लोग भारत के दृष्टि से एवं बिहार के दृष्टि, दोनों दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। भारत की दृष्टि से, ठीक है, पहले संसाधन को समझिए। संसाधन क्या होता है? ठीक है, संसाधन क्या है? जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करे, वह साधन जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे और जिसका कुछ मौद्रिक मूल्य, आज की तारीख में तो मूल्य मौद्रिक ही होता है, मुद्रा के आधार पे ही उसके वो तय किए जाते हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि सर मिट्टी है कि नहीं है, बिल्कुल है, मिट्टी का भी मूल्य है, ठीक है। ऐसे कोई किसी से लेने जाओगे घर की मिट्टी तो दे देगा, लेकिन जब मिट्टी मंगाओगे अपने जमीन को भरने के लिए तो 1000 रुपये, ये नहीं कि सर 1200 रुपये चल रहा है अभी, 1000 रुपये ट्रैक्टर मिट्टी का भी मूल्य होता है। नहीं, ये नहीं कि मिट्टी का मूल्य नहीं होता है, हर चीज का मूल्य। इसी कड़ी में हम लोग संसाधन का पहले डिफिनीशन को देखेंगे, ठीक है। संसाधन, संसाधन वह साधन है इसका उपयोग, इसका उपयोग मनुष्य, इसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए करता है, पूर्ति आवश्यकता को, और जिसके कुछ मूल्य होते हैं, इसके कुछ आर्थिक मूल्य होते हैं, इसके कुछ आर्थिक मूल्य होते हैं, ये संसाधन का, ये संसाधन का ये दो प्रमुख कारक, ये दो प्रमुख कारक, ये दो प्रमुख कारक, इसके दो प्रमुख कारक। पहला, पहला पहला कारक कौन है? पहला कारक है तकनीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। दूसरा कारक कौन है? टेक्नोलॉजी के साथ क्या है? के साथ समय, टाइम, ठीक है, समय और तकनीक, समय और तकनीक। आज टेक्नोलॉजी आई तब ना पता चला कि बिहार के जमुई में सोना का भंडार। तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आई है, अजय याद, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये देखा, तकनीक आई तब पता चला, ऑब्जर्वेशन। आज कैसे पता चलता है कि गंगा के किनारे हमारा पेट्रोल का संभावना वाले क्षेत्र, कैसे पता चलता है कि इस समुद्र तट के भी समुद्र तट पेट्रोलियम के लिए चर्चित रहा? पता कैसे चलता है? टेक्नोलॉजी से पता चलता है। तकनीक और समय, ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आपको लिखा मैंने, बिहार के जमुई में सोना का भंडारण का पता चला तकनीक के माध्यम। बिहार के जमुई में सोना संसाधन का पता चला तकनीक माध्यम, तकनीक के माध्यम।
तकनीक के माध्यम से। अब आइए संसाधन का प्रकार। पहला प्रकार क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। लिखिए संसाधन के प्रकार। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल है, मिट्टी है, खनिज है। ये किसने दिया? प्रकृति ने दिया। ये किसने दिया? प्रकृति ने दिया, मानव नहीं है। मानव संसाधन के रूप में मनुष्य के रूप में जन्म लेता है मानव, और मानव संसाधन के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से। और विकासशील देश में भारत की स्थिति तो मानव संसाधन में अत्यंत ही कमजोर है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि भारत मानव संसाधन के दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र। इन कारकों की पहचान करें तो हम उसे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि जो देश अपने बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य में जितना निवेश करेगा, वो उस देश का, उस राज्य के मानव संसाधन उतनी। विकसित देश जितना भी है वो एजुकेशन और हेल्थ में काफी निवेश करता है। इस बार का बजट भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। बताएंगे कि बिहार का भी बताएंगे और भारत का ही बताएंगे। आपको सूचना पूर्व में ही चली जाएगी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा रहेगी, 2.5-3-4 घंटे। ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार के बजट में सबसे ज्यादा हमने एलोकेशन कहाँ किया, आवंटन कहाँ किया? शिक्षा में किया। नहीं, क्यों किया? क्योंकि बिहार एक नवोदित राज्य है। आज भी पेपर में पढ़े होंगे, यदि पढ़ते होंगे तो, पढ़ते होंगे तो कमीशन का अपना डिमांड होता है, और कमीशन के उस डिमांड की कड़ी में, लेकिन नहीं, जब आप उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, लेवल को प्राप्त कर लेते हैं, तो आगे बढ़ने से, तो जब तक लेवल नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आपका संघर्ष जारी रहेगा। डिमांड होता तो आपको करना ही। इस क्रम में मैंने बताया है कि नहीं, इतने व्यस्तता के बीच, इतनी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, सब जितने भी पेपर होते हैं सबसे अप टू डेट हो जाए। आप लोग का काम तो आप लोग को क्या है, क्या है खाना और क्या काम। बिहार में सबसे कम बुजुर्ग, आज भी समाचार पत्र में आया है, सबसे बुजुर्ग राज्य केरल है। लोग यहाँ 7.5% ही बुजुर्ग है। स्वाभाविक है कि यहाँ पे नवोदित राज्य है, जनसंख्या लाभांश वाले राज्य है। जनसंख्या लाभांश का क्या मतलब? 15 से 59 वर्ष के लोग ज्यादा है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको किस पे निवेश करना है? शिक्षा, कौशल, तकनीक, तकनीकी संस्थान पर, और सब इसी का भाग आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा। सब किस में आ जाएगा? एजुकेशन में ही आ जाएगा। इसीलिए बिहार सरकार बजट में सबसे ज्यादा एजुकेशन को, जिस राज्य में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी, केरल, स्वास्थ्य पे ज्यादा। क्योंकि बुजुर्ग को क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए। युवा को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, रोजगार के साधन चाहिए। सीधी सी बात है। हम लोग यहाँ दो ही को स्वास्थ्य की आवश्यकता, बच्चे को, एक बूढ़े को, है कि नहीं? तुम लोग का, तुम जो कभी कभी नौटंकी करते हो कि सर तबीयत खराब है, जवानी में क्या तबीयत खराब, ठीक है कि नहीं? जवानी में तबीयत खराब होता है, खांसी सर्दी हो गया, पासा नहीं, सब जब भी तुम विकासशील देश में हो हमेशा होता है। उससे अच्छा है कि और तुम्हारा हाइजीन क्या होता है? मजबूत। नहीं, विकसित देश में जाओगे तो कोई दिक्कत ही हो सकता है कि विकसित देश में दिक्कत हो जाए। ठीक, सफाई देखोगे, तुम्हारा हाइजीन अनकंट्रोल हो नहीं, तो क्या देखते हो? धूल में बच्चा लुटाता रहता है। कोई अमेरिकन आ जाए, उसका बच्चा धूल में, पूरा दिन उसको हॉस्पिटलाइज और पानी वानी सब चढ़ाना। हमारा बच्चा सब नदी के किनारे दम मारो दम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है कि नहीं? स्कूल में आइए, ठीक है, कल देखते हैं अपने ही घर में बच्चों को, आप देख लीजिए, ठीक है।
आज का बच्चा कितना सुकुमार हो गया है, क्रिकेट खेलने जाता है उधर से खांसी सर्दी बुखार लेके हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं रहता था कि कहाँ, हाँ शाम में खोजबीन शुरू था, कहाँ गया, नहीं राज मैदान गया था एक, गया कहाँ, खोजबीन इससे उससे, मोबाइल वाइल भी नहीं था, खोजबीन शुरू होती। आइए आइए अखलाक साहब, ठीक है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संसाधन में हम लोग हैं, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, प्राकृतिक संसाधन में है भूमि है, जल है, खनिज है, वन है, ये सब कैसा संसाधन, ठीक है। भूमि जल वन खनिज, मान सॉरी भूमि जल वन खनिज, भूमि जल वन, भूमि जल वन, जल अलग अब वन अलग, ऐसा नहीं कि जल वन, जल अलग वन अलग, भूमि जल वन और खनिज, ठीक है। ये आपका कैसा संसाधन, ये प्राकृतिक। एग्रीकल्चर में भूमि पर है, एग्रीकल्चर किस पे होता है, भूमि पे होती है। हालांकि आजकल भूमि से ऊपर भी एग्रीकल्चर होने लगे, ठीक है कि नहीं। इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, बताएंगे। अब तो टेक्निकल टर्म है, साइंस वगैरह में बताते रहते हैं, अब फिलहाल यहाँ पर यह याद रखिए। जैसा कि मैंने कहा, ये आपके लिए इतना रिच रहेगा। रूस में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, केंद्र शासित प्रदेश में 90% से अधिक फॉरेस्ट लक्षद्वीप में है, मिजोरम में 84% से अधिक फॉरेस्ट है, बिहार बेचारा ऐसा राज्य है सब चीज में है, वन में 10.70 के करीब में इसका वन क्षेत्र। सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में है, सोमेश्वर की पहाड़ी वगैरह है, ध्यान रखिएगा, सघनता उस क्षेत्र में जाता है। इसी कड़ी में हमने आपको बताया कि मिट्टी, मिट्टी के मामले में भी बिहार रिच है, रिच है कि इसका 18 जिला जो है वो बाढ़ के चपेट में रहा। कलोर मिट्टी, कलोर मिट्टी जो नहीं होती है क्या होती है, वो अत्यंत खादर कहलाती है और अत्यंत उपजाऊ होती है, तो हर तरह की फसल हो सकती है। तो बिल्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन की दृष्टि से नहीं लेकिन प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, सही समय में किसानों को ट्रेनिंग और उसके बाद जो इंसेंटिव वगैरह हो देते हुए प्रोडक्टिविटी में काफी आगे ले आएंगे। प्रोडक्शन में भी जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी धीरे धीरे करके आगे आ ही जाए, नेशनल लेवल में आ ही जाए। सर मूल में आइए, तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन, ये कैसा है। और दूसरा सामान्यतः दो भाग में हम लोग देखते हैं ऊपर से, एक प्रकृति के द्वारा, एक प्रकृति के द्वारा नहीं हुआ। ये कैसा संसाधन है, ये कैसा संसाधन है, कृत्रिम है। तो मानव के द्वारा बनाया गया वो हो गया कृत्रिम संसाधन। एक हुआ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने दिया हमें, और भारत उस दृष्टि से रिच है, चाहे जल में हो कि वन में हो कि खनिज में हो कि भूमि में हो, भारत के पास सभी तरह के संसाधन कम ज्यादा मौजूद है, ठीक है कि नहीं। केवल उसका प्रॉपर जुडिशियल यूटिलाइजेशन की जरूरत है। जुडिशियल यूटिलाइजेशन मतलब विवेकपूर्ण ढंग से हम उसके उपयोग करने की हमें जरूरत है, ठीक है कि नहीं। अब इसी क्रम में हमें यह देखना है कि कृत्रिम संसाधन क्या हुआ, तो लिखेंगे दूसरा है कृत्रिम, तो मानव के द्वारा निर्मित, तो मानव के द्वारा निर्मित है, तो मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा निर्मित। अब आइए विकास और उपयोग के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर एक और भाग में इसका डिमार्केशन कर लो। ये दो भाग, प्रकृति और मानव मतलब कृत्रिम। जो भी आप देखते हैं तो सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपका मानव संसाधन है, कृत्रिम संसाधन है, जिसका हमने क्या किया, बनाया, विकास किया, कृत्रिम है। तीसरा आपका है तीसरा टाइप, फिर उसको अन्य भागों में कैसे बांटेंगे, विकास और उपयोग के आधार पर बांटते हैं, तो लिखेंगे विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को पुनः दो भागों में बांटते हैं, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक वास्तविक संसाधन,
एक वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन। एक वास्तविक संसाधन, और ये क्या होता है? अब ये वास्तविक नहीं, वास्तविक हुआ कि ये जो नंबर है ये क्या है? वास्तविक नहीं। संभाव्य हुआ कि आप में से 5 लड़के लड़के ऐसे होंगे जिसकी संभावना होगी भविष्य में, यदि ठीक से पढ़ लेगा, संभावना क्या होगी? मजबूत हो जाएगी। संभाव्य, पहला है वास्तविक, दूसरा है संभाव्य। संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन हुआ जो है, जैसे हमारा समुद्र तट, समुद्र तटीय क्षेत्र, मुंबई हाई, हमारा कलोल, टुनेज, सब किस लिए प्रसिद्ध है? इस तेल के। सब किस लिए प्रसिद्ध है? इस तेल के। ये वास्तविक है। दक्कन का क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए। ये क्या है? मेघालय, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, नहीं, लेटराइट के लिए। ये क्या है हमारा? ये वास्तविक है जो मेरे पास उपलब्ध है। संभाव्य क्या है? इसकी भविष्य में संभावना है, भविष्य में संभावना है। जैसे पुग घाटी, पुग घाटी, लद्दाख, मणिकर्ण, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है? प्रसिद्ध हो सकता, क्योंकि वो कंडीशन यहाँ क्या है? विद्यमान है। तो ये क्या हो गया? संभाव्य। अभी हमने विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया, कहाँ? मध्य प्रदेश, नहीं। और सबसे बड़ा हाइब्रिड प्लांट बना रहे हैं सोलर प्लस विंड का, रानी के द्वारा, कच्छ की खाड़ी में। कार्य ऊर्जा के लिए खंबात की खाड़ी क्या है? ये ऊर्जा के लिए हो सकता है। वो क्या हुआ? वो संभाव्य हुआ कि हम वहां संभावना तलाश सकते हैं, हम वहां राइज कर सकते हैं। मैंने कहा एक नोट में वो भी लिख दो, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फ्लोटिंग प्लांट, प्लांट कहाँ बना है? मध्य प्रदेश, खंडवा में। हाँ, खंडवा, यहाँ का किशोर कुमार अशोक है, पंचमढ़ी है। ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, याद रखिएगा, फिर हम भी पूछेगा। है, चलिए नेक्स्ट। साथ हम लोग विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, बिहार का पहला फ्लोटिंग, हैदराबाद दरभंगा, बीपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी। वो भी मोहल्ला के साथ पूछा है, दिलावरपुर दरभंगा, हैदराबाद दरभंगा, समझ जाओ। वो जो कभी कभी हम बताते रहते हैं उसको ठीक से सुनो। बच गया, दिलावरपुर तो नहीं लिखाएंगे, हैदराबाद थोड़ी लिखाएंगे, लिखाएंगे दरभंगा लिखाएंगे, इतना नहीं चाहिए था। ये हो गया माइक्रो। अब ऐसा नहीं कोई प्रोजेक्ट बना तो मोहल्ला का नाम रट रहे हो, ठीक है। मिशन हमेशा एब्जॉर्बिंग वॉमिटिंग सिस्टम पे चल, किस चीज को कितना एब्जॉर्ब करना है, कितना वॉमिट करना है, जो समझ जाता है वो पास कर, जो नहीं समझता है उसको रखते रहता है। अभी आपसे यदि पूछ दिया कि सिक्किम में जनसंख्या कितनी है, तो क्यों पूछा?
वैसा नहीं कि हर राज्य का जनसंख्या रट रहे हो, महिला का कितना, पुरुष का कितना, ये कोई जरूरी नहीं। इसीलिए पूछा कि सबसे कम है, 6.5 लाख है इसीलिए पूछा। सबसे अधिक वाले का पूछेगा उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पूछेगा। क्या 1 2 3 में जो है कमीशन है तो 1 2 3 4 याद रखो। एक सामान्य खनिज, एक सामान्य एग्रीकल्चर है तो 1 2 3 4 तक लिखा देते, ठीक है कि नहीं। पूछने के लिए तो पूछ सकता है, क्योंकि पीटी क्या है, एलिमिनेशन प्रोसेस। आजकल का कंपटीशन ही एलिमिनेशन प्रोसेस। 10 लाख है, हमको 20,000 को लेना है, 9,80,000 को छाटना है, तो छाटेंगे कैसे? सिलेबस यही है, पढ़ना इतना ही है, तो छाटेंगे कैसे? तो इसी तरह से देखिए हम भी क्वेश्चन देते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 4 आंसर है, 4 4 तथ्य रहता है। नहीं क्यों? मूल्यांकन टेस्ट है, मूल्यांकन तो उसमें सब चीज रहना चाहिए ना, याद वाद किए कि नहीं। ये खुशी है कि गिरजा बाबू हमारे अपेक्षा के अनुरूप खड़े उतरे, है कि नहीं। वेरी गुड। अभी मौका मिला तो आपको भूगोल की किताब देंगे, हालांकि मुंह से भी कह दिए तो ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार। क्या ऐसा नहीं कि हमको वहां पे जा करके सर क्या आज दीजिएगा, है। तुमको इस सब चक्कर में नहीं रखो। और कभी गए, हम गए मार्केट, तुम्हारे ले लेते सम्मान, इतना बात बोल दिए, प्रशंसा के 2 शब्द कह दिए, कम बड़ी बात। स्कूल में आ जाएगी, इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो पीटी जाए, तो बात के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो बैठते हो 4 बजे बाहर निकलते हो, ये हुल्लड़बाजी है। कमीशन का छात्र जब होता है तो मंथन करता, चिंतन करता, नहीं होता है कुछ उदा पलटता है, कुछ क्वेश्चन बैंक पलट कि नहीं आ रहे हो जा, आ रहे हो जा, इसे करके मान भी इसी को देख रहे क्या कर रहा है, लेकिन नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आइंदा से ही सब का अच्छा सा ध्यान रखना। आ जाओ तो चुपचाप बैठ जाओ, मूल में आइए। मूल यह है कि हमने बताया कि सबसे बिहार का कौन सा था, बिहार में दरभंगा। फ्लोटिंग प्लांट कहाँ खुला था? दरभंगा। फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ खुला था? दरभंगा में, कैदराबाद में। नोट में लिख दो, बिहार में, ठीक है, कैदराबाद। बिहार में फ्लोटिंग सोलर प्लांट पहला दरभंगा में। अच्छा क्या होगा? अच्छा ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए, संभाव्य हो गया, संभाव्य लिख लिए ना। अब आइए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 भाग। 555 में है ना जी। संसाधन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के 2 भाग। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के 2 भाग। एक जैव संसाधन, जैव संसाधन, जैव संसाधन जैसे जैव में जैव का मतलब ही होता है कि जिसमें जीव है, सजीवता है। जैसे मिट्टी, जैसे पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, मनुष्य, मनुष्य, ये सब जैव संसाधन। ताकि मिट्टी को अजैव ही में रखो, मिट्टी को, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमस, ह्यूमिडिटी है, उस सबको हटा दो, उसको अजैब में ही रखो। मूलतः सजीव कौन हुआ सीधे तौर पर? जो पेड़ पौधा है, जो मनुष्य है, वो क्या है? जो बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा फौना। फ्लोरा क्या हुआ? पेड़ पौधे, ठीक है। हम लोग के देश में ऐसे भी 89,000 से ज्यादा प्रजाति है, ठीक है कि नहीं। भी आप लोग को लास्ट में आज बताएंगे भी कि प्रधानमंत्री विश्व वन्य जीव दिवस के दिन गिर में थे, आप फोटो शेयर कर रहे थे, और बहुत सारे पे भेजा भी था आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। हिंदू पेपर का जो कटिंग था वो भेजा भी था मैंने। और वहां से क्वेश्चन आएगा, गांधी सागर अभ्यारण्य से क्वेश्चन आएगा, बन्नी से क्वेश्चन आएगा। जो पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया है, वो जो उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले देख ले जैव और जैव। अजैव में क्या है कि अजैव क्या हुआ कि जो जिसमें जीव नहीं है, जैसे चट्टान, खनिज, मिट्टी, इसको डाल सकते हो, ठीक है।
अब इसमें एक मनुष्य मानव संसाधन है तो ये कृत्रिम है। मानव संसाधन क्या है? कृत्रिम है। मानव संसाधन में कब कन्वर्ट करेगा? जब शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश अधिक होगा। मैंने अभी बता रहा था कि विकसित देश जितने भी हैं वो अपनी एजुकेशन और हेल्थ में क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। हम लोग क्या क्या है? डिसिमिलिटीज। शहरों में हम ज्यादा बल देते हैं, शहर में हर चीज सिस्टम काम करता हुआ दिखाई देता है। ग्रामीण स्तर पर जैसे जैसे हम सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाते रहते हैं, हालांकि सिस्टम में सब है, प्रखंड स्तरीय सरकार है, पंचायत स्तरीय सरकार है, सब स्तरीय सरकार है, लेकिन कंट्रोल कम है। और कंट्रोल एक जिला में एक जिलाधिकारी बेचारा क्या करे? ठीक है कि नहीं? तो अब ये भी नहीं कर सकते हैं कि एक से अधिक जिलाधिकारी होने चाहिए। हम कभी भी पार्किंसन लॉ को फॉलो नहीं करते। सिस्टम में आकार जितना छोटा हो उतना बेहतर है। ठीक है कि नहीं? एक हाथ में उत्तरदायित्व रहता है, वो ज्यादा बेहतर होती है, कंट्रोल करने में ज्यादा आसानी होती है। लेकिन अब मनुष्य की भी क्षमता होती है, एक जिलाधिकारी 23 विभाग देखता है। ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि उस 23 विभाग को नियंत्रित करना, कोऑर्डिनेशन करना, मैनेजमेंट करना काम है। ठीक है नहीं? मूल में आ जाएंगे। युवा अधिकारी को ही जिलाधिकारी का पद क्यों दिया जाता है? बुजुर्ग को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि युवा अधिकारी उस उत्तरदायित्व का स्वास्थ्य के साथ, नहीं तो बूढ़ा आदमी को उतना दे देगा, बीपी हो गया, हार्ट अटैक, रात में डीएम साहब का हार्ट अटैक, इतना जिम्मेवारी है। ठीक है कि नहीं? कि हार्ट अटैक हो गया। हमने तो बहुत नजदीक से देखा है। आज भी 8-10 IAS अधिकारी संपर्क में रहते हैं, या मैं संपर्क में रहता हूँ, दोनों चीज है। मूल बिंदु पे आ जाइए तो बहुत नजदीक से इस पद को मैंने काम करते हुए देखा है कि कितना है हाई उच्च तनाव में लोग रहते हैं। और है भी, जितना ऊंचा पद उतना अधिक तनाव, क्योंकि उतनी अधिक अधिक उत्तरदायित्व होती है। छोटे पद में क्या है? आदेशपाल क्या है? खोला चाबी, ऑफिस खोला, सफाई उफाई किया, सर कनी अबै छै, कनिया के मन खराब छै, अबै छी, ठीक है, चल दिया। पर पानी के ना पिया बा चाय, अच्छा ला के रख दी छियै। चिंता भी रहता है कि साहब को पानी या चाय भी चाहिए। ठीक है कि नहीं? वो सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, सलाम किया, चल दिया। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है कि हम अभी बता रहे थे कि मानव संसाधन में कब कन्वर्ट करेगा? जब शिक्षा और स्वास्थ्य, तो नोट में लिख दीजिए। मानव संसाधन के दृष्टि से दो तत्व आवश्यक, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। दूसरा, दो तत्व आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई? दो तत्व आवश्यक है, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। है। अब हम लोग को ये संसाधन खत्म हो गया। संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसको आप लोग समझ गए। अब आता है इसी कड़ी में, संसाधन का सबसे बहुमूल्य रूप है कौन? क्या, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? दोनों आदमी, दोनों खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए ना। नहीं नहीं, प्लीज आप मुस्कुराएं, बहुत दिन हो गया मुस्कुराए, खड़े होइए। आप भी खड़े, आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा रहे थे। प्लीज ऐसा समझे ना, इस समय आ गया कि तुमको मैंने वियतनाम से भी गड़बड़ स्थिति नहीं, मैंने समय बदल गया। क्या, क्यों मुस्कुरा? कुछ ऐसा तो हम भी मुस्कुरा। सर आप लिखे हैं ना, जनाब मुस्कुराइए। तो रोजा का टाइम हो गया, ठीक, इसीलिए मुस्कुराए। चलो बैठो, ठीक है। तो हम लोग दूसरे भाग में संसाधन पढ़ लिए ना। अब दूसरे भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? खनिज। लेकिन खनिज पे चर्चा करने के पहले 15 मिनट का, क्या सिराज साहब 15 मिनट तब तक अपना, हाँ हाँ, तो आप लोग को सबको छुट्टी है, तो 15 मिनट रिलैक्स करो। ओके, टेक केयर। खनिज क्या है हमारा? खनिज हमारी प्राथमिक
जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको हम लोग किस में रखते हैं? उसको हम लोग प्राथमिक क्रिया में रखते हैं। और जो और जिसका हम लोग उत्पादन करते हैं, जैसे हम लोग उसको खनन कर, खनन किस में आएगा? ये कौन सी क्रिया है? लिखिएगा, संसाधनों में खनिज, संसाधन में खनिज, संसाधन में खनिज सबसे बहुमूल्य, एक प्राथमिक क्रिया है, एक प्राथमिक क्रिया। लेकिन खनन क्या है? खनन द्वितीय क्रिया। खनन द्वितीय क्रिया अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्रिया में आता है। खनन किस क्रिया में आता है? द्वितीय क्रिया। खनन किस में आता है? एक में, याद रखिए। और फिर प्राथमिक में कौन आता है? खनिज आता है, प्राथमिक क्रिया है, ध्यान रखिए। साथ ही खनिज किसकी जिम्मेवारी में? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेदारी में है। और मात्रा के दृष्टि से खनिज सबसे अधिक झारखंड में है, लेकिन विविधता के दृष्टि से स्थान पहले स्थान देगा। खनिज, खनिज राज्य सरकार के, खनिज, खनिज राज्य सरकार के जिम्मेदारी में, राज्य सरकार की जिम्मेदारी में है। अपवाद, तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली खनिज, तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले, तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज, अब तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज जो हैं वो आते हैं। हाँ, अब आइए बाद में, जैसे बम्बे हाई, वहां से जो हम पेट्रोल प्राप्त करते, गैस प्राप्त, केंद्र सरकार के अधिनियम 1987 के पहले राज्य सरकार के ही तत्वावधान में होते। इन खान अधिनियम 1987 के आलोक में जिम्मेदारी अब किसको चली गई है? केंद्र सरकार को। नेक्स्ट, इसी क्रम में हमें देखना है अब भारत में खनिज की पेटियां कौन कौन सी, पेटियां मतलब कौन कौन से क्षेत्र है भारत में खनिज पेटी। भारत में खनिज की पेटी कौन कौन सी है? भारत में खनिज की पेटी, खनिज की पेटी कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर की पेटी, नागपुर की पेटी सबसे महत्वपूर्ण, लोहा इस्पात पेटी के नाम से लोहा इस्पात पेटी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर की पेटी, छोटा नागपुर की पेटी को, पेटी मतलब क्षेत्र, किस नाम से जानते हैं? भारत का रूड, भारत का रूड। हाँ, कोयला, लोहा, अबरक, यूरेनियम, यूरेनियम, तांबा, यूरेनियम का जादू गोरा, तांबा का घाट शिला,
अब्रक का कोडरमा की घाटी, कोडरमा घाटी, वहां में सिंहभूम, कोयला में झरिया, सब विश्व प्रसिद्ध। हाथ का रूढ़ है तो क्या क्या मिलता है यहाँ? यहाँ मिलता है कोयला, यहाँ मिलता है लोहा, यहाँ मिलता है अब्रक, यूरेनियम, तांबा। ये ऐसा क्षेत्र है कि जो लिखे हैं वो भी आपको याद रह जाएगा तो काम दे देगा। ठीक है, सिर्फ याद रह जाए कि तांबा भी, हम बैठे हुए थे 10 मिनट तो हम है नहीं, ठीक है, करता रहता हूँ। भेजे थे अभी कटंगा, तांबिया में क्षेत्र है, इसलिए प्रसिद्ध है। वेरी गुड, तांबा के लिए प्रसिद्ध, इसलिए प्रसिद्ध है तांबा के लिए। कटंगा जाम्बिया में जो है, टेलीग्राम पर टाइप कर रहे थे, पढ़ा भी। स्कूल में आ जाइए, ये हम लोग हैं छोटा नागपुर की पेटी। कोल क्या है? झरिया। दो ही क्षेत्र कोल का प्रसिद्धि है, झरिया की रानीगंज। झरिया झारखंड में और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। लेकिन अभी हम लोग छोटा नागपुर के प्रधान में है, रूर क्षेत्र इसको कहते हैं हम लोग। मात्रा के दृष्टि से सबसे ज्यादा खनिज यहाँ पाया जाता है। मात्रा की दृष्टि से सबसे ज्यादा खनिज यही है, मैक्सिमम। मैक्सिमम खनिज का है यहाँ। लोहा ठीक है, अब्रक ठीक है, यूरेनियम ठीक है, तांबा ठीक है। ये पांचों क्षेत्र का नाम याद करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं। नेक्स्ट, नागपुर के बाद लिखेंगे, इसके बाद है दक्षिण की पेटी। दक्षिण की पेटी, दक्षिण की पेटी में क्या आता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, सोना, लोहा, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध। दक्षिण की पेटी आता है दूसरा, दक्षिण की पेटी, सोना, लोहा और सोना लोहा ये प्रसिद्ध मुख्य रूप से। सोना में कौन? सोना में है आपका भट्टी का क्षेत्र, भट्टी क्षेत्र, कोलार, कोलार की खान कर्नाटक में। लोहा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कर्नाटक, कर्नाटक। लिग्नाइट, नवेली, तो हम लोग ब्राउन कोल भी कहते हैं, ब्राउन कोल भी कहते हैं, नवेली, तमिलनाडु, विश्व प्रसिद्ध। ये सब ऐसे भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाए। सब क्या है? ये सब विश्व प्रसिद्ध। कौन सा? दक्षिण का जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है ये? सोना, लोहा, लिग्नाइट। सोना कहाँ है? कोलार में, भट्टी क्षेत्र कोलार। इसके अलावा लोहा, लोहा सिंहभूम। लोहा क्या है? सिंहभूम। और इसके बाद है तीसरा क्या है? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट किस लिए प्रसिद्ध है? नवेली, लिग्नाइट, नवेली। ये तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण की पेटी, पहला आपने क्या देखा? पहला देखा छोटा नागपुर की पेटी, जो हाथ का रूढ़ क्षेत्र है, जो हाथ का रूढ़ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्या लिख देंगे? मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, जैसे मैंगनीज बॉक्साइट जो क्षेत्र है, देंगे मैंगनीज बॉक्साइट का पत्थर, मैंगनीज बॉक्साइट का पत्थर के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। बताइए उत्तर पश्चिम का, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र में आता है सबसे इंपॉर्टेंट में राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और गुजरात उत्तर पश्चिम में। तो तांबा, जस्ता, तांबा जस्ता, संगमरमर, संगमरमर खनिज तेल के लिए जाना जाता है। राजस्थान में खनिज तेल के संभाव्य क्षेत्र हैं जैसे मंगला और ऐश्वर्या, जैसे मंगला और ऐश्वर्या। ठीक है, मंगला और ऐश्वर्या तो किस क्षेत्र में आता है? ये सब आता है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, नोट में लिख देंगे। मकराना संगमरमर के लिए राजस्थान में, मकराना, मकराना संगमरमर के लिए राजस्थान में, मकराना संगमरमर के लिए राजस्थान में, मंगला और ऐश्वर्या, मंगला और ऐश्वर्या, मंगला और ऐश्वर्या खनिज तेल के लिए, मंगला और ऐश्वर्या खनिज तेल के लिए, खनिज तेल के लिए, मंगला और ऐश्वर्या खनिज तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। लास्ट पेटी आता है दक्षिण पश्चिम का खनिज पेट, मोनाजाइट के लिए जाना जाता है विशेषकर, और मोनाजाइट केरल के बालू के तट में ही मिलता है। देखेंगे दक्षिण पश्चिम पेटी में केरल गोवा, केरल गोवा का क्षेत्र देखनीय है, केरल और गोवा का क्षेत्र ये है। तो मोनाजाइट के लिए जाना जाता, मोनाजाइट के लिए जाना जाता, जाना जाता है, मोनाजाइट के लिए जाना जाता है, मोनाजाइट के लिए जाना जाता है। अब आइए तो मोनाजाइट कहाँ, इसका अयस्क है मोनाजाइट, कोरियम का है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? लिख देंगे मोनाजाइट, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क। केरल का बालू का तट, केरल का बालू का तट, केरल के बालू का तट के लिए जाना जाता है। पूछा भी जाता है कि किस परमाणु खनिज से, कौन से परमाणु खनिज से लोग मकान बनाने में उसकी भूमिका, किस परमाणु खनिज से मकान बनाते हैं? तो थोरियम से। तो बनाते हैं, बालू के तट में मिलता है। दक्षिण भारत में केरल वगैरह में इससे क्या बना लेते हैं? मकान भी बना लेते हैं, है कि नहीं? थोरियम का क्या है अयस्क? यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? ब्लेंड। हालांकि कहेगा कि रेडियम किससे प्राप्त होता है, रेडियम भी इससे, ये इसका सोर्स है। और मोनाजाइट तो थोरियम है, मोनाजाइट
म्यूजियम है ही। और मोनाजाइट का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? केरल का आलू का आलू का तट है। केरल के बालू का तट सबसे प्रसिद्ध में। ध्यान रखिएगा कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं। जी, ये था क्षेत्र। अब है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारे खनिज के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला तो यही है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देश में 1851 में कलकत्ता में जीएसआई की नींव रखी गई। कहाँ रखी गई थी? कलकत्ता में। पहले तो कलकत्ता में ही होता था। तो जीएसआई से शुरू हुआ था हम लोग का खनिज उत्खनन का सफर। तो पहले हम लोग खनिज उत्खनन पे बल नहीं देते। हम लोग की पहली धातु प्रागैतिहासिक धातु के रूप में चर्चित रहा और वो था तांबा। नहीं, तो ध्यान रखिए तांबा चूंकि पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाई जाती है, इसलिए उसको निकालने में किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। खनिज उत्खनन में खनिज उत्खनन में जीएसआई 1851 कलकत्ता। जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जीएसआई जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई 1851 कलकत्ता। कोलकाता की महती भूमि खनिज के लंबिक विकास ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? जीएसआई 1851 कलकत्ता। ब्रिटिशों की राजधानी कलकत्ता ही थी। 11 में घोषित हुआ। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली गया। ब्रिटिश दिल्ली के रूप में जाना गया। इसी कड़ी में भारतीय खान ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय खान ब्यूरो आजादी के बाद 1948 में नागपुर में बना। भारतीय खान ब्यूरो भारतीय खान ब्यूरो भारतीय खान ब्यूरो कहाँ बना? नागपुर में बना। नागपुर में बना 1948 में। फिर नए खनिजों की खोज के लिए एक और संस्था बनाई गई नागपुर में ही 1972 में। का नाम था खनिज अन्वेषण लिमिटेड। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है खनिज अन्वेषण लिमिटेड। खनिज अन्वेषण लिमिटेड। क्या वीडियो साहब? वीडियो साहब लंबा काम है कि ऐसे ही? ये वीडियो जारी है। 32 साल की अवस्था में पढ़ाई शुरू किए थे लेकिन नहीं, तो मिलवा भी देते हैं। आ गए हैं संजोग से। ये बड़ा प्रेरणास्पद व्यक्तित्व है। साल के एज में मास्टर बनने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू किया। मास्टर भी बने तो मास्टर से पहले वो बेरोजगार थे बेचारे। नाम है इनका संतोष चौरसिया। आता हूँ। खैर कहाँ थे हम लोग? क्या लिखे? खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। ठीक है, जो नए खनिजों की खोज करता है। जो नए खनिज की खोज करता है। ठीक है। हाँ, रहे कर गए तो हम ऐसा पढ़ा। हाँ? जी, सीटेट में पेडोगोगी बताते। जी, बारिश नगर में कहाँ है संतोष जी? अजमल कल्याणपुर। अजमल कल्याणपुर में है। आप कल्याणपुर।
तो आपके इधर से गुजर ही रहे थे, आपके जमींदारी से होकर, लेकिन आप ही नहीं भेंट हो पाई आपसे, या में थे। चलिए ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कौन कौन देखा? PSI। इसके बाद भारतीय खान ब्यूरो को देखा, भारतीय खान ब्यूरो को। इसके बाद खनिज अन्वेषण अन्वेषण लिमिटेड, ये 1972, ये 1948। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ? नागपुर। तो बड़ा खतरनाक जगह है कि नहीं? RSS का मुख्यालय भी यही है। 25 और नागपुर संतरा के लिए, विटामिन सी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। क्या है? संतरा के लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारण भी नागपुर को हम लोग जानते हैं। अम्बेडकर जो हवाई अड्डा है नागपुर, उन्हीं के नाम पर है, ध्यान रखिए। खैर, अरे नागपुर कई कारणों से पीके के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में है, तो चर्चा में रहता है, तो बताया गया। फिलहाल अभी आपने 3 चीज जानी। संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं संसाधन में, खनिज कहाँ है, सबसे खनिज क्या है, खनिज के पेटी कौन कौन से क्षेत्र में इसकी संभावनाएं हैं, उसको आपने देखा। तीसरा, हमने खनिज से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन बताई कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन खनिज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो GSI से लेकर और भारतीय अन्वेषण खनिज अन्वेषण लिमिटेड तक की जानकारी। अब खनिज को विभिन्न भागों में बांटते हैं, लोहा खनिज में बांटते हैं, अलौह खनिज में बांटते हैं, ठीक है, ऊर्जा खनिज में बांटते हैं। ऊर्जा खनिज के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है नवीनीकरण खनिज, नवीनीकरण ऊर्जा, दूसरा होता है अनवीनीकरण ऊर्जा। अनवीनीकरण में कोयला है, पेट्रोलियम है, नवीनीकरण में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, नहीं तो ये सारी एनर्जी, बायोमास है, बायो एनर्जी है, ये सब आपके आ जाते हैं नवीनीकरण ऊर्जा में। तो इस तरह से इस खनिज के अध्याय को, खनिज में कई तरह के अध्याय, ऊर्जा का अध्याय एक अलग अध्याय होता है। और एक खनिज के दृष्टि से आपको जानना है कौन सा, कुछ खनिज के टाइप्स को भी जानिए, और कुछ खनिज का कमीशन के दृष्टि से जो वितरण क्षेत्र है, संभावित क्षेत्र है, और जो लीडिंग स्टेट इसे इसको उत्पादन की दृष्टि से या भंडारण की दृष्टि से, हमें ये 3-4 एंगल से हमको खनिज को देखना। ठीक है, पहले टाइप्स को बता देंगे, और टाइप्स के बाद आप जितने भी खनिज को पढ़िए, सभी खनिज को, तो जिसमें टाइप जानना है तो टाइप जानिएगा। टाइप के बाद कहाँ पाई जाती, कहाँ जो वितरण बिंदु है उसको ध्यान रखिए। और तीसरा, भंडारण में लीडिंग कौन है और उत्पादन में लीडिंग कौन है, इसी 4 एंगल से। और यदि कोई विशिष्ट तथ्य है जैसे लिग्नाइट, तो हम ब्राउन कोयला का, वो क्या है उसका विशिष्ट, जिसका जो विशिष्ट फैक्ट है उसको जानकारी देंगे। और अन्य में इम्पॉर्टेंट लास्ट में जो कहते हैं विटामिन फैक्ट, छोटी छोटी बातों अभी भी बता दिए हैं। मंगला एस्पर्जा किस लिए? खनिज तेल के लिए। तो क्या है, छोटे वहां पे आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो वहां आता, विटामिन फैक्ट में आ जाता। इस तरह से हम इस बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं? तब तक आप लोग देखिए, मैं 2 मिनट में यूं गया यूं आया, और संतोष जी से आप लोग की बात भी करवा दूंगा। एक रोचक और प्रेरणास्पद व्यक्तित्व हैं लोग, जो कहते हैं कि कमीशन की तैयारी के लिए 18 साल जरूरी है, 19 साल जरूरी है। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। मन में यदि मजबूत इच्छा शक्ति हो, चट्टानी इच्छा शक्ति हो, और ऐसा भी नहीं कि पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही, खुद भी 2 मिनट अपनी जुबानी वो बोलेंगे, आप लोग को बताएंगे। 10 साल के बाद मैट्रिक का इंटर किया, 10 साल के बाद ग्रेजुएशन किया, यहाँ 10 दिन आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तब तो कलम नहीं चलता। 10-10 साल 8-8 साल के गैप के उपरांत पढ़ाई को फिर से करना,
इतनी कठिन काम होती है परिवार का दायित्व, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे बिंदु संघर्ष करते हुए यूपीएससी की कठिन परीक्षा को पास करना बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। पहले हम उनको निमंत्रण नहीं देते हैं। सम्मानित छात्र हैं संतोष चौरसिया जी, कृपया मंच पे आइए। मंच मैं अपने अलावा उन्हीं छात्रों को देता हूं जो मुझे पसंद है। आप मेरे पसंदीदा छात्रों में। अरे क्या, हम लोग खनिज को देख रहे हैं, खनिज की पेटी को देखे हैं। अब आइए खनिज का वर्गीकरण लिखेंगे। खनिज का वर्गीकरण यहां तक क्लियर है ना सबको? खनिज का वर्गीकरण, खनिज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इसका खनिज का दो भागों में लिखेंगे, दो भागों में। गैर ऊर्जा खनिज, गैर ऊर्जा खनिज, और दूसरा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ठीक। ऊर्जा खनिज के भी दो भाग हैं। कौन से दो भाग हैं? एक है अनवीनीकरण, अनवीनीकरण ऊर्जा, दूसरा है नवीनीकरण ऊर्जा। अनवीनीकरण ऊर्जा में क्या आता है? कोयला, पेट्रोल, ये सब किस में आता है? नाभिकीय एनर्जी, ठीक है। नवीनीकरण में क्या आता है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा के साथ साथ है के बाद बायो एनर्जी, बायो ऊर्जा, गाड़ीय ऊर्जा, गाड़ीय ऊर्जा, ठीक है। इतने सारे वर्गीकरण। इसके बाद आई गैर ऊर्जा में भी है पहला धातु खनिज, दूसरा अधातु खनिज। पहले इसको लिखिए चार्ट को, वहां तक का हट जाते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन आता है? ऊर्जा खनिज वाले, ठीक है। ये वाला ये भी पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा नहीं, कौन अक्षय ऊर्जा नहीं, तो ध्यान रखिए। ओके, चलिए बढ़े आगे। लिख लिए? अब आइए धातु खनिज के भी दो भाग हैं। धातु खनिज के भी दो भाग हैं। एक है लौह, दूसरा है अलौह। पहला है लौह, दूसरा है अलौह। लौह खनिज, लौह खनिज में क्या क्या आ जाते हैं? लोहा और मैग्नीज,
लोहा और मैग्नीज, लोहा और मैग्नीज आते हैं किसमें? लोहा खनिज। और लौह खनिज में कौन आता है? कॉपर एवं अल्युमिनियम, बॉक्साइट। बॉक्साइट, साइट किसका अयस्क है? अल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? अल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। और आधात्मिक खनिज में कौन आता है? आधात्मिक खनिज में आता है ग्रेफाइट। कौन आता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर, आइका। आइका मतलब अबरख। ठीक है। ग्रेफाइट, चूना पत्थर, आइका, इतने सारे हमारे ये वर्गीकरण है। किसका? लोहा का। ठीक है। ये वर्गीकरण है किसका? लोहा का। तो इस वर्गीकरण को याद करके रखिए। ओके। यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज के उदाहरण है या नहीं है? चूना पत्थर, आइका, कॉपर या बॉक्साइट, या तो दे देगा ग्रेफाइट। मार दीजिएगा किस पर? बॉक्साइट पे? नहीं। पूछेगा लौह खनिज है जिसमें लोहा नहीं है, जिसमें लोहा नहीं है जैसे कॉपर अल्युमिनियम, जिसमें लोहा या लोहा के अंश पाए जाते हैं, कंप्लीटली लोहा। और आयरन के क्षेत्र में हम लोग क्या है? आयरन के क्षेत्र में हम लोग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर है। और न केवल आत्मनिर्भर बल्कि निर्यात करने की स्थिति में भी। हमारे पास पूंजी निवेश नहीं है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जा रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, पेपर जरूर पढ़िए, रोज मैं कहता हूँ। ठीक है कि नहीं? आज भी प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि 1 दशक में हम 2 गुना, 2.25 गुना हमारी आकार इकोनॉमी की बढ़ी। तो धीरे धीरे करके हम लोग इस लेवल में जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या क्या है? वो समस्या है बेरोजगारी की और गरीबी की। वो भी गरीबी का अब नया इंडेक्स आता है, MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये चुनौती है, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए चुनौती है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए जो सरकार के उपाय हैं, कानून अधिनियम से नहीं रुके। इसके लिए जब से प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रम नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा पीपुल पार्टिसिपेशन बेस्ड प्रोग्राम नहीं होंगे, कंससनेस नहीं आएगी, एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होगा। आज हर धर्म में, हर जाति में, जिसमें एजुकेशन पहुंचा है, सबसे अच्छा साधन क्या होता है? शिक्षा को पहुंचा। सामाजिक बुराइयों को कम करना है, विभिन्न बुराइयों को कम करना है, एजुकेशन प्रोवाइड कर दीजिए। अखलास साहब कभी भी 20 बच्चे को जन्म नहीं देंगे, लेकिन एक गरीब आदमी हमेशा 10 बच्चे को जन्म देगा, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म को हो। नहीं बने, एक समझने की बात है, क्योंकि हम लोग के यहाँ धर्म के आधार पे भी इसका डायमेंशन निकाला जाए। और मैं बताता हूँ कि जहाँ गरीबी अधिक होगी वहां बच्चे की जन्म की दर क्या होगी? मृत्यु की दर भी अधिक होती है। और जन्म दर अधिक इसीलिए होती है कि मृत्यु की संभावना होती है। कि पहले के समय में लोग 10 बच्चे क्यों जन्म देते? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सेक्टर नहीं था। लोग सोचता था कि 5 को बच्चा चली हो जाती तो 5टा रहते ही ना। ये कॉन्सेप्ट था, नहीं समझे? और आज भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन जाएगा, उसको लगेगा ना कि जब आर्थिक ताकत रहेगी तो लगेगा कि नहीं, जो बच्चा है यदि बीमार पड़ेगा तो उसका हम क्या कर सकते? उसका हम इलाज कर सकते। क्योंकि आर्थिक स्तर क्या है? आर्थिक स्तर से अभी क्या, कितनी अच्छी बात संतोष ने कहा कि सरस्वती भी लक्ष्मी से ही आती है। नहीं, आपके पास साधन है, मोबाइल है, नहीं तभी सारा ज्ञान भी मिल सकता है। पेपर में भी पैसा लगता है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये सब तो एक बात है, लेकिन जहां चाह वहां राह, सब चीज का रास्ता है। ठीक है कि नहीं? यदि आप में साधन कम है तो उसके लिए भी रास्ता है। ठीक है, हर चीजें ओपन करके बताई नहीं जाती है। नहीं, जिस शख्सियत ने कहा वो स्वयं उसका उदाहरण था कि हमारे पास, खैर हमारा तो परिवार का भी सदस्य, परिवार भी देखो भाई साहब,
बीमार है, लेकिन सर हाँ, पूछताछ करना, आना, देखना, कहाँ कौन देखता, अपना रिलेटिव तो देखने आता नहीं है, एक विद्यार्थी कितना देखेगा, फिर भी उसकी रहती है कि यही ना दोस्ती या जो भावनात्मक संबंध है, यही ना होता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए, वो भी कहा ही कि किस तरह से संतोष जी पीछे जाके बैठ गया, हमसे नहीं पूछे, उस समय ऑनलाइन होता नहीं था, सब जगह बुक था, बैठा हुआ, देखा, हम भी ध्यान नहीं दिए, है भाई साहब का, भाई साहब का बड़ा प्रिय है, क्योंकि बातचीत करने में ठीक है, आपको भी तो भी चाहिए बतियाने के लिए, तो ये सब तरह का ओरिजिनल बात बता ही नहीं। हमारा एक ठो साला था भाई साहब का, कई दोस्त था, ठीक है, साला साहब आता था तो वो भी आता था बतियाने के लिए लेकिन हमसे, क्योंकि हम तो ऐसे भी सबों से थोड़ा सा दूरी बना के, ठीक है, एक तो समय भी नहीं है मेरे पास कि हम बैठ करके गपियाए, ठीक है, तुम 5 मिनट बैठ के गपिया लिए तो अलग चीज, ये जो सोचोगे कि सर के पास जाते 2-4 घंटा आज बैठ करके बतियाते हैं तो सो सब संभव है ही नहीं, देख ही रहे हो। हाँ, जो समय है उसी में मिलोगे तो ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बतिया वहाँ बैठ के बैठ क्या, परसों बाद तो बहुत सारी चीज बेचारे संतोष जी अपने विषय में बताए नहीं, लेकिन नहीं तो हाँ, तुमको और प्रेरणा मिलता कि किस तरह से वो दुकान चलाते थे, किस तरह से वो तो मोटे तौर पे ऐसे वो किए कि हो सकता था कि भावुक हो जाते, पुराने दिनों को आदमी याद करके क्या हो जाता है, भावुक हो जाते, लोग उस याद को करना नहीं चाहते। कई बार ऐसा भी होता है कि दुख को व्यक्त शब्दों से नहीं हो सकता, तो महसूस करने की चीज, जो पीड़ा, जो संघर्ष, जो दंश, कई तरह की सामाजिक उपहास, ठीक है कि नहीं। घर में भी कई लोगों ने कहा कि बीपीएससी, वो भी 35 साल, लेकिन वही तो मैंने कहा कि जहाँ चाह है, चाह लोगे तो सब कुछ संभव है। तुम लोग को क्यों कहते नल्ला हो, तो कुछ भी कर सकते, जिसके पास परिवार चलाने का, उसमें पढ़ाई, और उसमें मेरे जैसा टफ टीचर, पहले बहुत टफ थे, अब थोड़ा सा बहुत लिबरल हो गए, लेकिन नहीं, लेकिन अभी भी जब मेरा अपने अंदर का मास्टर जाग जाता है, ठीक है, मास्टर के साथ वो ऑफिसर का क्वालिटी जाग जाता है, तो अभी भी हम कोई टॉलरेट नहीं करते, लेकिन नहीं, मूल बिंदु पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग इस वर्गीकरण की कड़ी में, इस वर्गीकरण की कड़ी में इतने सारे को देख लोगे तो इससे भी एक आध दो क्वेश्चन आपका बन जाए। अब कल जो अभी पढ़े हो थोड़ी देर पहले, कल नहीं, ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स भी देख लो अपने क्वेश्चन बैंक में, एक आध क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, घाटशिला पूछा हुआ है, जादूगोरा पूछा हुआ है, सिर्फ ऐसे ही कि घाटशिला तांबा संयंत्र किस राज्य में या किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है कि नहीं। तो सिर्फ अभी बातचीत किए हैं, उसमें भी कई तथ्य तुम्हारी परीक्षा के दृष्टि से क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग एक एक करके, हमने क्या कहा था अभी, टाइप, वितरण, भंडारण, उत्पादन, इस 4 दृष्टि से हम लोग किसी भी खनिज को देखने का कोशिश करेंगे। पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे लोहा से शुरू, कहाँ गया, यहाँ से शुरू कर, लोहा खनिज, लोहा खनिज, लॉएस्क, भी मैं लॉएस्क के विषय में बता रहा था कि भारत उन देशों में से रहा है, भारत उन देशों में से रहा है कि जिसने, जहाँ लोहा की प्रचुरता है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग मामू गोवा बंदरगाह से लोहा जापान भेजते, स्टील बना के भेजते तो 500 रुपये किलो भेजते, लेकिन पर किलो भेजते हैं तो 10 रुपये किलो भेजते, क्योंकि पूंजी और ये बनाने में तो पूंजी और तकनीक की जरूरत होगी, वो नहीं था पहले। तो मामू गोवा बंदरगाह से हम लोग जापान कोयला लोहा भेजते थे, और स्टील का तो सबसे बड़ा 1 2 3 में आता था जापान, चीन जापान, आज हम लोग उसको पीछे छोड़ दिए। आज स्टील में जैसे जैसे हम आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं, स्टील में हम दूसरे पोजीशन पे पहुंच गए। अब तो इंडियन स्टील सम्मेलन हम इंडिया में कराए, पिछले बार झारखंड में हमने स्टील सम्मेलन किया, और अभी झारखंड का पहला
रामसर स्थल भी घोषित हुआ। कौन सा? उदवा झील झारखंड में। जैसे बिहार में पहला रामसर स्थल आपका कांवड़ झील है। कल एक किसी पेपर में आर्टिकल्स भी थी, उसको भी आपसे शेयर किया था। सब कुछ था उसमें, रामसर संधि भी था, कब से लागू हुआ सो भी था, कितने स्थल हैं वो भी हैं, झारखंड का पहला था वो भी था, सारी चीज। इसलिए कहते हैं पेपर पढ़ोगे तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें तुमको ध्यान में रहे। पेपर पढ़ने की आदत डेवलप कीजिए, है कि नहीं? और नहीं रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं फंसोगे। आपके लेखनी पे भी इम्पैक्ट रहेगा, शब्दों की विविधता रहेगी, वाक्य संरचना को बनाने में भी उसकी बड़ी भूमिका होती है, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा इस पर काम करने की जरूरत होती है। समाचार पत्र को अच्छे से पढ़ो, चाहे वो किसी भी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आजकल तो यूपीएससी कंप्लीट पेपर बेस्ड हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर, हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमिक्स तक आईएएस वही बन सकता है जो 4 से 5 घंटा पेपर पढ़ेगा, ठीक है? आज किताब पढ़ के आईएएस नहीं हो सकता। पहले तो उस तरह के क्षमता वाले लड़के मिल जाते थे, देख लेते थे मोटे तौर पे और उस पर काम करते थे तो 2-4 पास हो ही गया। लेकिन आज पहले ही कह देंगे बाबू 5 घंटा पेपर नहीं पढ़ोगे, उसमें हिंदी पेपर नहीं, इंग्लिश पेपर, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, तब तक बड़े स्तर पे जा नहीं सकते, क्योंकि इसकी संरचना ही ऐसी। मूल में आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग लोहा को पहले पढ़ेंगे। लोहा में पहले क्या पढ़ेंगे? लोहा की प्रचुरता। ये लोहा के क्षेत्र में भारत के पास विशालतम भंडार है, विशालतम भंडार है, और सर्वोत्तम प्रकार है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और सर्वोत्तम प्रकार है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, कौन कौन टाइट? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है। विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र लोहा के लिए प्रसिद्ध, जैसे विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र लोहा के लिए प्रसिद्ध है, जैसे जैसे उड़ीसा, झारखंड, जैसे उड़ीसा, झारखंड और झारखंड। भंडारण में, भंडारण में उड़ीसा प्रथम है। भंडारण में उड़ीसा प्रथम है, विशेषकर उड़ीसा का गुरु महिषा पानी बादाम पहाड़ी। गुरु महिषा पानी, गुरु महिषा पानी इसका पानी पीता है, ठीक है? भैंस का पानी पीता है, वहां भी खाता है। गुरु महिषा पानी, यही लिख देना, गुरु, ठीक है? देखो, यूपीएससी ने 56वीं से 59वीं में एक क्वेश्चन पूछा, सुन लो। और अन्य राज्य भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, अन्य राज्यों में लिख देना। झारखंड, उड़ीसा, झारखंड के अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। मध्य प्रदेश को काट भी दोगे काम चलेगा। जब मोस्टली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में अलग हो गया, जैसे हम लोग थे पहले दोहा में, ठीक है ना? झारखंड यार नहीं ना लिखते हैं, तब अलग हो गया बेचारा। की दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से हम जबरदस्ती लिखेंगे तो काम। लेकिन अभी भी क्या करता है कि बिहार यूपीएससी क्वेश्चन कभी कभी सोच सेट करता है, कहता है कि हमारा ही है। ऐतिहासिक तथ्य ठीक है, आप यदि ये मानते हैं कि बिहार में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए, 3, ऐतिहासिक दृष्टि से वो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में तो नहीं ठीक है। आज की तारीख में बिहार को आप पूछ रहे हैं तो 2 ही जगह हुआ। रामगढ़ अब बिहार का हिस्सा नहीं है, रामगढ़ हजारीबाग का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है,
अब बिहार में 2 ही जगह हुआ, एक पाटलिपुत्र पटना में, बांकीपुर में, और दूसरा गया में। पहले के अध्यक्ष थे RN मधोलकर, गया के अध्यक्ष थे CR दास। लेकिन अभी भी बिहार का देखो बदमाशी कि अभी भी जो है आंसर भी सेट करता है 3, लेकिन वो तर्क समझ में आता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से वो पूछ रहा कि बिहार में कांग्रेस का कितने अधिवेशन हुए, तो वो एकीकृत लिख देना चाहिए उसको, एकीकृत बिहार। चूंकि आपका कोई ठीक है, आप कहिएगा कि हम तो कहे थे वर्तमान बिहार, आपको समझ बूझो तो जानो, जैसे पहले बचपन में नंदन में होता था ना, बूझो तो जानो, बूझो तो जानो। एक बार आप कह दीजिएगा कि नहीं हम तो पूछे एकीकृत, नहीं अपने ही आंसर में फंस गया था, तो टाइप का मास्टर सब क्या करता है, कलेक्शन रखता है। अच्छा तुम एक बार माने बिहार समाजवादी आंदोलन जो है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 अपने माना, दूसरी बार माना 1934, आंसर निकाला 1934। अब बताओ दोनों में कौन सही? अब तो तुम फंस गए, ठीक है कि नहीं? तो बाद में कहा नहीं नहीं 1931 से सही होगा, ठीक है कि नहीं? अपने आंसर फिर निकाल कर क्या फिर चेंज किया। हम एडिटोरियल बोर्ड बना रहे हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड बना रहे हैं, वो जो फिर देगा उसी को माना। तो अब विद्यार्थी सबको भी कहते हैं कि परीक्षा के दृष्टि से जो मान रहा है उसी पर, ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें बीपीएससी जो मान रहा है उसी पर टिक लगा, ठीक है कि नहीं? औपचारिक अनौपचारिक के चक्कर में नहीं रहना। फिलहाल मूल में आ जाओ, जो मैंने कहा कि लोहा छत्तीसगढ़ हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा 56वीं से 59वीं में, देखो अभी भी कितना बदमाशी किया सो देखो। भारत के कौन कौन से 2 राज्य सबसे बड़े लॉ संपन्न राज्य? बिहार पश्चिम बंगाल, 2015 का क्वेश्चन है, तब तक मध्य प्रदेश अलग हो गया। मध्य प्रदेश उड़ीसा, बिहार उड़ीसा, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल। अब इस क्वेश्चन के अनुसार, ये क्वेश्चन का विकल्प ही गलत है, लेकिन चुनना है आपको, ठीक है कि नहीं? यदि आप बिहार मानते हैं तो झारखंड क्यों नहीं मानिएगा? झारखंड बिहार मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश अब अलग हो गया छत्तीसगढ़ से, लेकिन मानता है आंसर क्या? मध्य प्रदेश उड़ीसा। आंसर क्या मान रहा है? मध्य प्रदेश। तो जो आप बोले वही सही, लेकिन अभी भी मैं वही लिखाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी फैक्ट होंगे। एनसीईआरटी फैक्ट क्या है? उड़ीसा है, झारखंड है, नाटक है। तो जो एनसीईआरटी का वर्तमान फैक्ट है उसी आधार पे हम उसको देखने का क्या करते हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन यदि इस तरह के क्वेश्चन आए जिसके लिए मैंने अभी आपको कहा, तो आपको क्या किस पर टिक लगा देना है? मध्य प्रदेश पर और उड़ीसा पे टिक लगा देना है। अब एक क्वेश्चन आया लोहा में कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोहा नहीं मिलता है? आसान क्वेश्चन था, या मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पंजाब। बिहार में ही नहीं मिलता है, लेकिन इस विकल्प के अनुसार देखो अपने फिर मान रहा है, लेकिन खैर उस समय बिहार और 30वीं में पूछा था 1992 में, उसमें बिहार झारखंड एक ही था। लेकिन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 2, 1 से अधिक हो जाएगा। तो बीपीएससी कई बार स्वयं के स्तर पे क्या रहता है, कंफ्यूज। तो कई बार कहा भी जाता है कि देखो विकल्प के अनुसार इसको तलाशने का कोशिश। मास्टर का जो काम था वो मास्टर कर दिया, अब जाने बीपीएससी जाने उसका आगे लिखेंगे क्या लिखे अनुराग काम। हाँ बोलो कुछ, कोई बात दुखी होके क्यों बोल रही, क्या है ना सर? आते तो 1 सप्ताह हो गया, अब तो तुम दिन में आ गई हो, तो पता भी नहीं चलता होगा कि दिन में खाना है नहीं। देखो आगे, हाँ हाँ, पहला दूसरा दिन थोड़ा फील भी होता है, इसके बाद क्या फील होता है? चलिए हो गया। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। का गुरु मैसा पानी लिख दिए थे ना, ईसा का गुरु मैसा पानी, बादाम पहाड़ी लिख दिए थे ना। झारखंड का, झारखंड का नोआ मुंडी और गोवा, झारखंड का नोआ मुंडी और गोवा, गोवा 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 नहीं, गोवा, झारखंड का नोआ मुंडी और गोवा, सिंहभूम जिला। कौन सा जिला? सिंहभूम जिला। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला, दल्ली और दुर्ग।
छत्तीसगढ़ का बैलाडीला और दुर्ग। दिल्ली। कर्नाटक का हॉस्पेट। हॉस्पेट। कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। हॉस्पेट कुद्रेमुख बाबूदान। बाबूदान। कुद्रेमुख बाबूदान। ठीक है। कहाँ? कर्नाटक। बाबूदान। आंध्र का कुडप्पा। आंध्र का कुदप्पा। आंध्र का कुडप्पा सिद्ध प्रसिद्ध लौ उत्पादक क्षेत्र है। प्रसिद्ध लौ उत्पादक क्या है? क्षेत्र है। प्रसिद्ध लौ उत्पादक क्षेत्र है। देखिएगा, दो प्रजाति यहाँ, दो प्रकार पाई जाती है मुख्यतः, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। इसके अलावा लिमोनाइट और सीडेराइट भी लोहा की प्रजाति है। जब हम लोहा का प्रकार है, जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन नहीं जानकारी में है ही क्या है ना। तो केमिस्ट्री में भी बेचारी नए हैं तो सोचा है केमिस्ट्री हिस्ट्री भी आप ही पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी भी, एनआरबी है। हाँ हाँ, दिल्ली बम्बई में क्या है, हाँ 13 सब्जेक्ट है तो 13 नहीं 26 आदमी मिलके काम नहीं करते हैं, तो भी कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाता। वो हम एक साल में 9 महीने में 2 बार, 1.5 बार तो निश्चित रूप से, क्रैश कोर्स इस सब टाइप का चल गया तो 2 बार करवा दें, ठीक है कि नहीं। कम नहीं, क्रैश कोर्स में भी कम नहीं, पूरा का पूरा मूल में आ जाइए। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि बस आपका काम है कि अपना जो समय रहे उस पर उपस्थित रहिए, और जो पढ़ा दे उसको बस स्मरण रखने की, लंबे समय तक। ऐसे भी ऑफिसर बनिएगा या बड़े स्तर पे, तो जब तक कि स्मरण क्षमता आपकी अच्छी नहीं रहेगी तब तक कैसे हो। और स्मरण क्षमता तो अच्छी की जाती है, और वो है अभ्यास के माध्यम से। इसमें भी है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये तो कभी मत सोचिए कि हम कमजोर, ठीक है कि नहीं। जब ये सोच लीजिएगा कि कमजोर हैं तो नहीं होगा। कहते हैं ना, मन में एकदम चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति रहिए, दशरथ माझी बन दशरथ माझी बन जाइएगा तो देखते हैं पहाड़ को काट रास्ता बना। और आज दशरथ माझी के नाम पे पुरस्कार दिए जाते हैं, श्रम संसाधन मंत्रालय पुरस्कार देता है। आज बिहार सरकार श्रम का कोई भी पुरस्कार, कोई भी योजना, कोई भी ऐप, कोई भी पोर्टल लागू करता है तो दशरथ माझी के नाम पे, ठीक है नहीं। बनना है तो दशरथ माझी बन जाना है। चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति, जो कहते हैं रॉक विल पावर, अंग्रेजी में एक वर्ड है रॉक विल पावर, क्या है? वही सोच लेंगे काम हो जाए, ठीक है। 32-33 साल में जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, एक सरकार की नौकरी की तलाश थी, प्राइवेट में इधर था, कुछ चाय का दुकान, पकौड़ा का दुकान चलाता था, लेकिन इच्छा शक्ति क्या हो गई? जागृत हो गई तो पहले मास्टर बन गया, पहले सरकार में आ गया, बस नौकरी क्या हो गई, मिलने का था, स्टेबिलिटी आ जाता है, मेंटल थोड़ा सा। इसके बाद फिर काम को जारी रखा, अनवरत मेंस इंटरव्यू देता रहा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, लेकिन जो समय था उसमें यूज भी करता था, लेकिन नहीं आप लोग की तरह समय को बर्बाद नहीं कर देता, उपयोग करना सीखिए। और जो समय है वही मैंने कहा, ऐसा तेजकांत जी भी इन्हीं के बैच, कि तेजकांत जी पढ़ने में इनसे बेहतर, ये इनका तो उल्टा पुल्टा था, लेकिन तेजकांत जी पढ़ने में ठीक थे। हिस्ट्री में राज्य लोक सेवा आयोग में सबसे अधिक नंबर पूरे राज्य में लाए थे। नहीं, राइटिंग भी काफी उन्नत कोटि की, मोतीचूर की लड्डू की तरह थी। पेशेंट वगैरह अच्छा रहता है तो नंबर एक्स्ट्रा हो ही जाता है। बराबर कहते भी है कि साफ साफ लिखिए, आधे कागज पे लिखिए, ठीक है कि नहीं। प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रखिए, स्कूल में आ जाइए, तथ्य तो सीख ही रहे हैं, अवधारणा सीख ही रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुतिकरण सीखिए, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यूपीएससी वाले पे हम भेजते, मैं भेजता भी हूँ कई लड़कों का राइटिंग, लड़का भी इससे बहुत अच्छा लिखता है, शेयर भी करते हैं, इससे अच्छा से प्रेजेंटेशन अच्छी है। आगे लिखिए।
क्या लोहा कंप्लीट। लोहा में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, उड़ीसा, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, बेलाडीला, ये सब जो क्षेत्र है उसको याद कर लीजिए। बीपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है लोहा। लोहा मैग्नीज नहीं पूछेगा, तो खनिज में मैग्नीज भी आता है लोहा के बाद, लेकिन लोहा सबसे ज्यादा पूछता है। लोहा में जो बता दिए उसी को याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। फिर बाद में उसका जो रीडिंग पोजीशन है वो अगले दिन, पहले मूल चीज। अब आइए मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज 100 के स्मेल्टिंग करने में, 100 के स्मेल्टिंग करने में मैग्नीज, स्मेल्टिंग करने में मैग्नीज प्रमुख धारवाड़ सेल से प्राप्त होता है। प्रमुख धारवाड़ सेल से प्राप्त होता है, धारवाड़ सेल से प्राप्त होता है। भंडारण के दृष्टि से जिम्बाब्वे के बाद भारत का स्थान दूसरा है। जिम्बाब्वे के बाद भारत का स्थान दूसरा है इसमें, मैग्नीज में। और भारत में मध्य प्रदेश का, और भारत में मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का, कर्नाटक प्रमुख राज्य, प्रमुख राज्य। मध्य प्रदेश में 1/3 उत्पादन करता है कौन? मध्य प्रदेश। उसका 2 क्षेत्र नहीं बोलना, बालाघाट का क्षेत्र। ऐसे भी पूछता है, जैसे अभी बताया ना, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध? लोहा के लिए। रुद्रमुख किस लिए प्रसिद्ध? लोहा के लिए। ठीक उसी तरह से आपसे पूछेगा बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध? बालाघाट मैग्नीज, बालाघाट, बालाघाट, बागलाघाट, बालाघाट, बालाघाट मैग्नीज, उसको याद करो, ठीक है। बालाघाट तो लिख लिए, लिख दो। में, उड़ीसा में क्योंझर, उनाई, सरगढ़, क्योंझर, सिंधुझर लिख दो, सिंधुझर, उनाई, कोरापुट, कालाहांडी। नहीं सर, कर भी नहीं सकते। कालाहांडी, महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर, महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर, महाराष्ट्र में भंडारा और नागपुर, महाराष्ट्र में भंडारा और नागपुर, ठीक है। का क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अब आ जाइए मैग्नीज। देखिए अब इसी क्रम में हमारा दोनों चीज कंप्लीट। मैग्नीज पहले ही कहा, मैग्नीज में इतना ही याद रखना, नागपुर, भंडारा, बालाघाट, कोरापुट, क्योंझर, केंदुझर, बोनाई, कालाहांडी, ये 7-8 स्थल याद रह जाए दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोहा में मैं कहता ना, सिंहभूम, मौसाबानी, हुआ, चिड़िया। चिड़िया बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिड़िया की खान, वो भी बीपीएससी पूछे भी है कि सिंहभूम में चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध था। ऐसा नहीं पक्षी अभ्यारण्य के लिए, चिड़िया देखे पक्षी अभ्यारण्य पे टिक लगा, कल्प में था। चिड़िया किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी अभ्यारण्य, नवनिर्मित बांध, लोहायस्क, और दिया होगा। आपको क्या करना है, याद रहेगा। ऐसे भी पश्चिम सिंहभूम दिया हुआ है, और आपको कॉमन सेंस रहना चाहिए। यदि नहीं भी पढ़े तो सिंहभूम लोहा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? गोवा, मुंडिया, गुआ, मोसाबानी, ये 3, गुआ नॉट गोवा, ठीक है। ये 3 चीज ऐसे भी याद रखिएगा लोहा के लिए। तो मैंने पहले ही कहा कि लोहा में सबसे इंपॉर्टेंट लोहा है। अभी तक बीपीएससी 5 बार पूछ चुका होगा कम से कम, लोहा के ऊपर जो क्वेश्चन बना होगा 5 बार अभी तक कम से कम पूछा होगा।
कुछ नहीं, उसका वितरण क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है कि नहीं, उसको याद करके रख लेना है। और वितरण क्षेत्र कैसे याद करना है तो बता ही दिए कि जो महत्वपूर्ण है उसको आपको टिप्स पे रख लीजिए, थोड़ा सा रटना होगा, तो चीज रटने की चीज है उसको तो रटना होगा। बुम चिड़िया, चिड़िया की खान तो कैसे नहीं याद कीजिए, जैसे कुलार की खान सोना, ठीक है, कुलार की खान तो कैसे नहीं याद कीजिए, सोना के लिए हाँ हाँ याद रहेगा ही, ऐसे भी वो ऐतिहासिक है। खितरी की खान तांबा राजस्थान, तो ज्यादा याद करवाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो इतिहास में ही पढ़ते हैं। हड़प्पा के समय में भी आप उसको पढ़ते हैं कि हड़प्पा के समय में तांबा खितरी की खान राजस्थान से आती थी, ठीक है कि नहीं। कुद्रेमुख की खान, ये याद कराने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ याद कराने की जरूरत होती है बालाघाट याद करना है, बालाघाट मध्य प्रदेश, इसलिए मैंगनीज के लिए। भंडारा नागपुर, तुम सब भूल जाओ, यदि 3 त्रिकोण को याद रख लोगे, नागपुर भंडारा बालाघाट, किस खनिज के लिए है ये त्रिकोण प्रसिद्ध, तो मैंगनीज के लिए। तो कहीं हम तो 10 बार कम से कम बोलते, सिर्फ सुन भी लोगे अच्छे से, घर पे जाके यदि उसको मेमोराइज कर लोगे तो कहीं दिक्कत ही नहीं। फिर क्वेश्चन बैंक जब पूरा हो जाए तो क्वेश्चन बैंक बना लो, फिर टेस्ट लेते ही रहते हैं साहब, ठीक है कि नहीं। तैयारी करके अपना रखिए, ऐसा नहीं कि टेस्ट हम तो घोषित भी नहीं करते हैं, पहले हम घोषित करते थे, ठीक है कि नहीं। आज घोषित कर देंगे झूठो यही गायब हो जाए, माथा दर्द हो गया, बुखार आ गया, ठीक है कि नहीं, ऐसा बुखार आ गया ना कि कहता था बुखार की जाएंगे ही, ठीक है कि नहीं। ऐसा ऐसा बहाना मारेगा कि दिल जो है द्रवित हो, हाँ हाँ नहीं, ये भी गलत हुआ है क्योंकि रुआसा हो, 4 बार सुरखेगा नहीं, किसी को पटा देगा, हाँ नहीं नहीं ठीक है जाओ जाओ, चलिए आगे चलिए। दरोगा में एगो लड़की आई, कल मैसेज दी, सर बहुत तबीयत खराब है, एकदम रो के, आज उसको देख के किसी भी एंगल से वो ऐसा नहीं लगता था कि इतनी तबीयत खराब होगी। ज्यादा तबीयत तो मेरा अभी 3-4 दिन से खराब, 5 दिन से, फिर भी खड़ा है, किस मारता पेन करता, फिर क्या है, अरे इच्छा शक्ति है पढ़ाने की, फिर जाएंगे तो फिर आऊंगू आऊंगू करेंगे ही, लेकिन लेकिन क्या है, इच्छा शक्ति, विल पावर यदि रहेगा कि हमको पढ़ाना है, ठीक है कि नहीं, तो फिर जिसमें मजा है वो काम करना चाहिए आदमी को। तो मतलब तुम लोग को पढ़ने में मजा नहीं आता है, पढ़ने में जब मजा आ जाएगा तो फिर सारा चीज दूर हो जाए। लिखो आगे लास्ट नोट खत्म करो आज, कल इसको पता करेंगे, ऐसे भी लंबा है। नोट लिखो, नोट फटाफट, नोट लिख दो, नोट लास्ट लिखो, 5 तथ्य लिख। जैतून का तेल विश्व में सबसे अधिक स्पेन में, जैतून का तेल विश्व में सबसे अधिक स्पेन में, भारत में राजस्थान में मिलता, भारत में राजस्थान में मिलता। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जिंक और सीसा, एशिया का सर्वश्रेष्ठ, एशिया का सर्वश्रेष्ठ जिंक और सीसा राजस्थान के रामपुर अगुचा में मिलता है, रामपुर अगुचा में मिलता है जिंक और सीसा, और शीशा लिखो ना, जिंक और शीशा कहाँ मिलता है, राजस्थान के रामपुर अगुचा में मिलता है, रामपुर अगुचा में मिलता है। तीसरा, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय देहरादून। ओएनजीसी की स्थापना, ओएनजीसी की स्थापना, ओएनजीसी की स्थापना ओएनजीसी की स्थापना कहाँ हुई, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में देहरादून में।
यहीं लिखेंगे इसी जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून में। और वन अनुसंधान संस्थान भी प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी किया। वेरी गुड, पढ़ रहा है, कुछ कर सकता है। 8 पीस का बता, लिखता भी ठीक है। अब यही है कि यहाँ के बाद जैसे ही मेरा सिंटिलेशन इफेक्ट खत्म होता है, फिर अपने वो जो कौन मोहल्ला में रहता है, राजपुर का तो लक्ष्य, राजपुर चलिए आगे होता है मोहल्ला, बिल्कुल है, अनहरियाबाग, सबका अपना अपना बेसिक कैरेक्टर है। कैरेक्टर का वो कैरेक्टर में नहीं होगा, सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर। बाकी ये तो हम शोध करके अमेरिका से आए, क्या है लिखेंगे? कहाँ थे हम लोग? हाँ, हाँ, देहरादून में। कहाँ थे? देहरादून में थे क्या? और लिखो, पेट्रोलियम का सबसे पहला उत्खनन डिगबोई में किया गया। डिगबोई राजस्थान में किया गया, सॉरी हम में किया, गलती हो गई, ऐसे नहीं होगा। 4 बार बोलेंगे तो नहीं सुनेगी। हम सोच रहे थे दूसरा, कोयला का कहाँ किया? रानीगंज। कोयला का सबसे पहला खदान लिखो ना, पेट्रोलियम का सबसे पहले कहाँ खोदा गया? डिगबोई, असम, कॉमा। और विश्व में पेंसिल्वेनिया, और विश्व में पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, पेंसिल्वेनिया अमेरिका, पेंसिल्वेनिया अमेरिका। जबकि कोयला, सबसे पहले कोयला कहाँ खोदा गया? सबसे पहले कोयला खोदा गया रानीगंज, रानीगंज में। देखो लिखे भी थे झड़िया, लिखे थे ना, झड़िया बीपीएससी 3 बार पूछ चुका है। झड़िया बीपीएससी 3 बार पूछा है कि झड़िया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। सिर्फ कुछ नहीं याद करना है, कोई एंथ्रासाइट बिटुमिनस नहीं, सिर्फ याद है, हालांकि बिटुमिनस, क्योंकि भारत में अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकृति की ही पाई जाती है। एंथ्रासाइट कोयला सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? एंथ्रासाइट कोयला सिर्फ और सिर्फ राजस्थान, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हम लोग ताप विद्युत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एंथ्रासाइट की, और उसके लिए हम लोग चीन से मंगाते हैं। ठीक है, जब कोयला पढ़ेंगे तब वहां पे लिखेंगे। ये हम लोग लिख रहे हैं विटामिन फैक्ट। हो गया 5, 5 हो गया, 4 हुआ। रानीगंज लिख लिए हैं, एक और लिख दो। भूलेंगे नहीं कि कैमूर का पठार, बिहार में कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पुराना तेल भंडार तो लिख दिए, लिख वही, क्या बस। चूना पत्थर के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार। कौन सा पठार प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार। इन्हीं शब्दों के साथ, ठीक है, हम आज के इस कक्षा की
समाप्ति की घोषणा करते हैं। और याद रखिए हम लोग भूगोल के सबसे सबसे कहते हैं ना सबसे हाईली फैक्चुअल कक्षा